नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और इसी दौरान हम भूमिज विद्रोह को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने एक और नाम दिया था और ये था गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण का हंगामा जो है वो 1831-32 में हुआ था। ये जो भूमिज विद्रोह हुआ था वो मानभूम के भूमिज आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया था। मानभूम के भूमिज आदिवासियों का ये विद्रोह था। इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने, जो कि बड़ा भूम जागीरदार थे। बड़ा भूम के जागीरदार थे गंगा नारायण सिंह और उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जनजातीय जमींदारों तथा जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह। ये जो भूमिज विद्रोह था ये जनजातीय लोगों तथा जनजातीय जमींदारों का संयुक्त विद्रोह था। इसका कारण क्या था इस विद्रोह का? तो इस विद्रोह का कारण था आदिवासी उत्पीड़न, यानी कि जो अंग्रेज थे वे लोग यहाँ पे आके यहाँ के आदिवासियों को बहुत उन्होंने सताया था, या उनकी जमीनें छीन ली थी, उनके रोजी रोटी के जो साधन थे उसे छीन लिए थे, हर चीज पे अपना कब्जा जमा लिया था और इस तरह से उनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया था। इस वजह से वे जो आदिवासी थे वे यहाँ उनसे छुटकारा पाना चाहते थे और इस वजह से ही ये विद्रोह हुआ था। तो इसका सबसे पहला कारण है आदिवासी उत्पीड़न। जो अंग्रेजों के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा था आदिवासियों का वो भी एक कारण था। और दूसरा कारण था राजनीतिक, यानी कि यहाँ के जो राजा या जो जमींदार थे उनकी वजह से भी ये विद्रोह जो है वो हुआ था। यानी कि दोनों का मिला जुला रूप ये विद्रोह था, जनजातीय उत्पीड़न भी और साथ में राजनीतिक कारण भी। गंगा नारायण द्वारा माधव सिंह का विरोध और इसमें हो तथा कोल का समर्थन। बड़ा भूम की जागीर को माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा था। जो गंगा नारायण सिंह को जो जागीर मिलनी चाहिए थी बड़ा भूम की, उसे हड़पने का साजिश किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह के भाई माधव सिंह ने। माधव सिंह बड़ा भूम राज्य का दीवान था तथा उसने जनता का बहुत शोषण किया था। जो माधव सिंह थे वो पहले से ही बड़ा भूम राज्य के दीवान थे और इस वजह से उन्होंने यहाँ की जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया था और इससे जनता उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त थी। और इसी वजह से जब गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व संभाला तो यहाँ की जनता ने उनका साथ दिया। 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण के हाथों माधव सिंह की क्रूर हत्या हो जाती है और इसके साथ ही भूमिज विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह के द्वारा माधव सिंह की हत्या कर दी जाती है और इसके साथ ही यहाँ पे भूमिज विद्रोह का जो है शुरुआत हो जाता है। फिर 1 और 2 मई को 1832 में ही 1 और 2 मई को गंगा नारायण सिंह ने क्या किया? बड़ा भूम की जो राजधानी थी बड़ा बाजार, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। पहले 1 तारीख को हमला किया और जब 1 तारीख को उन्होंने हमला किया था तो उसने माधव सिंह का साथ देने के लिए कचहरी के मुंसिफ की वो उन्होंने हत्या कर दी। और फिर दूसरे दिन ही 2 मई को उन्होंने दोबारा बड़ा बाजार पर चढ़ाई कर दिया था, हमला कर दिया। और हमला करने के बाद उन्होंने क्या किया कि मुंसिफ की कचहरी, नमक दरोगा का कचहरी तथा थाना को जला दिया। उन्होंने किसने जला दिया था? गंगा नारायण सिंह ने। मुंसिफ की कचहरी को, नमक दरोगा की कचहरी को तथा जो थाना था बड़ा बाजार का उसे उसने जला दिया था और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरह से गंगा नारायण सिंह जो है वो एक छत्र राजा बन गए थे बड़ा भूम के, एक छत्र राजा बन गए बड़ा भूम के। फिर गंगा नारायण ने कोलों के दुश्मन, अब चूंकि कोलों ने उनका साथ दिया था उनकी राजनीतिक लड़ाई में, तो यहाँ पे जो कोलों के दुश्मन थे खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह, खरसावां के ठाकुर थे चेतन सिंह, जो कि कोलों के बहुत बड़े दुश्मन थे। और जब कोलों ने इनका साथ दिया था, गंगा नारायण सिंह का साथ दिया था, तो उनकी ये शर्त थी कि हम आपका साथ देंगे लेकिन आपको हमारे लिए जो खरसावां के जो ठाकुर है चेतन सिंह उन पर आक्रमण करना होगा, उन पर चढ़ाई करनी होगी। और इसी शर्त को पूरा करते हुए गंगा नारायण सिंह ने जो खरसावां के जो नरेश थे या जो ठाकुर थे उनके ऊपर, चेतन सिंह के ऊपर उन्होंने आक्रमण
कर दिया गंगा नारायण सिंह ने। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह दुर्भाग्यवश चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे जाते हैं। गंगा नारायण सिंह ने अपने शर्त को पूरा करते हुए खरसावां पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह चेतन सिंह के जो सैनिक थे उनके हाथों ये मारे जाते हैं। और इस तरह से जो चेतन सिंह है उसने क्या किया कि जो गंगा नारायण का सर काट के और अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन के पास भेज दिया। जब ये मारे जाते हैं गंगा नारायण सिंह, तो जो चेतन सिंह नरेश था खरसावां का, उसने इनका सर काटकर और उसे अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन को भेंट के रूप में भेज दिया था। और इसी वजह से जो सरकार थी, कंपनी सरकार, उसने चेतन सिंह को इनाम के रूप में 5000 रुपए जो है वो प्रदान किए थे। सरकारी इनाम रखा गया था गंगा नारायण सिंह के ऊपर। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5000 रुपए इनाम में मिलने थे। और इसी वजह से वो सर काट के जब विल्किंसन के पास भेजा जाता है चेतन सिंह के द्वारा, तो उसे ये सरकारी इनाम प्रदान कर दिया जाता है। अब इसका परिणाम, ये जो भूमिज विद्रोह हुआ, गंगा सिंह मारे जरूर गए, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन थे उन्हें ये महसूस होने लगा कि जहाँ पे ये भूमिज विद्रोह का इतना ज्यादा असर हुआ था कि उन्हें ये इस बात का आभास हुआ कि उन्हें यहाँ पे जो प्रशासकीय जो स्थिति थी, जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, उसमें परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो ये विद्रोह आए दिन होते रहते। और इसी वजह से यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन क्या थे? तो वे परिवर्तन थे कि जो जंगल महाल थे उसमें प्रशासकीय परिवर्तन करना जरूरी था, और ये परिवर्तन किया गया। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के द्वारा जंगल महाल जिला को समाप्त कर दिया गया। परिवर्तन के रूप में क्या किया गया कि जो 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13 था, उसके द्वारा जंगल महाल जिला जो बनाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। और शेरघाटी, विष्णुपुर और सोन पहाड़ी को वर्धमान में शामिल कर लिया गया। ये भी इसी वजह से भूमिज विद्रोह के कारण ही शेरघाटी, विष्णुपुर और सोन पहाड़ी को वर्धमान में शामिल कर दिया गया। साथ ही जो शेष भाग बचा था उसे तथा मिदनापुर से अलग किए गए ढालभूम को मिलाकर मानभूम जिला बनाया गया। मानभूम जिला का निर्माण किया गया। किसे मिलाकर? तो मिदनापुर से अलग किया गया जो क्षेत्र था ढालभूम, उसको मिलाकर मानभूम बनाया गया, नया जिला बनाया गया। और इसका तात्कालिक मुख्यालय बनाया गया था मान बाजार को। मानभूम का जो तात्कालिक मुख्यालय था वो मान बाजार था, लेकिन 1838 ईस्वी में इस मुख्यालय को बदलकर पुरलिया ले जाया गया। इस तरह से मानभूम जिला का जो मुख्यालय है वो बदल दिया गया 1838 में, और उसे पुरलिया बना दिया गया। अब यहाँ मैंने नोट करके एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा। ये क्या है? ये है कि डेंट नामक एक अधिकारी जो थे, जिन्होंने भूमि विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था, इसलिए इन्हीं को भूमि विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय जाता है। मुख्य श्रेय जो भूमि विद्रोह के दमन का जाता है वो किसे जाता है? ये डेंट नामक अंग्रेज अधिकारी को जाता है। वैसे इस विद्रोह से रिलेटेड है विल्किंसन, लेकिन अगर देखा जाए मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है तो ये है डेंट नामक अंग्रेज अधिकारी को भूमि विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से ये भूमि विद्रोह यहीं पे समाप्त होता है। अब देखते हैं हम संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये संथाल विद्रोह जो है सबसे जबरदस्त विद्रोह माना जाता है 19वीं सदी का। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। हुल जो शब्द यहाँ आया है उसका अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। और ये हुल शब्द आया कहाँ से? जब संथाली लोग किसी पे आक्रमण करते थे तो वो हुल हुल चिल्लाते थे, और वहीं से ये वर्ड आया है हुल, जिसका अर्थ होता है बगावत। इसका जो नेतृत्व संथाल विद्रोह का वो 4 मुर्मू बंधुओं या भाइयों ने किया था। वे थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका जो मुख्य कारण है वो था जमींदारों की अत्यधिक मांग
महाजनों का ऋणजाल, पुलिस व न्यायालय का पक्षवाद। ये जो जमींदारों की अत्यधिक मांग थी, इसके द्वारा क्या था कि जो जमींदार हैं वो किसानों से बहुत ज़्यादा राजस्व वसूलते थे और उनसे बहुत ज़्यादा कर लेते थे, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल हो गई थी और इसकी वजह से वो विद्रोह चाहते थे। दूसरा था महाजनों का ऋण जाल। जब जमींदारों ने अपने उनकी भूमि पर जो कर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, लगान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, तो इसको चुकाने के लिए जो किसान हैं वो महाजनों के चंगुल में फंस गए और उनसे वो ऋण लेते थे और ऋण लेने की वजह से वो ऋण की जाल में लगातार जो है वो फंसते जा रहे थे और इसका एक ही उपाय था, उससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें विद्रोह करना जरूरी था। तीसरा था पुलिस व न्यायालय का पक्षपात। क्योंकि पुलिस और न्यायालय जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहते थे, जमींदारों के ही पक्ष में रहते थे और इससे क्या होता था कि जो संथालों को न्याय नहीं मिल पाती थी। वे अगर न्यायालय में जाते भी थे तो उन्हें सही तरीके से न्याय उनको नहीं मिलता था और उनसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाते थे, जिसकी वजह से संथाल जो है विद्रोह की ओर अग्रसर हुए। तो ये कारण थे संथाल विद्रोह के। इसके बाद आता है तत्कालिक कारण। ऐसे तो इन सारी परिस्थितियों ने संथाल विद्रोह का जो एक खाका है वो तो तैयार कर ही दिया था, आग तो लग ही चुकी थी, लेकिन ये तब भड़क उठती है जब तात्कालिक कारण के रूप में क्या होता है कि भागलपुर से वर्धमान के बीच जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय संथालों का यूज या उसका प्रयोग किस रूप में किया गया था, तो वो संथालों का यूज बेगारी के रूप में किया गया था, यानी उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाई जा रही थी बिना मजदूरी दिए। तो इस तरह से इसने आग में घी का काम किया और संथाल विद्रोह को बढ़ावा दिया इस तत्कालिक कारण ने। इसके साथ ही क्या हुआ था कि एक बार एक जमींदार के यहाँ चोरी होती है और उस चोरी के जुर्म में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया जाता है और जब ये संथाल को जेल भेज दिया जाता है तो वहाँ पे एक विजय मांझी नामक जो एक संथाली था उसकी वहाँ हत्या हो जाती है और इससे भड़ककर एक संथाल ने वहाँ के दारोगा महेश दत्त, जिसका नाम था महेश लाल दत्त, उसकी हत्या कर दी। एक संथाल ने दारोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी और इसका समर्थन जितने भी वहाँ पे संथाली थे उन सभी ने किया था और इस तरह से विद्रोह की शुरुआत जो है इससे हो जाती है, हत्या हो जाने महेश लाल दत्त की हत्या हो जाने के बाद। फिर 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक सभा का आयोजन किया जाता है और यहीं से संथाल एकजुट होते हैं और सब विद्रोह का जब आगाज वो करना चाहते हैं तो भोगनाडीह संथाल परगना के भोगनाडीह में एक सभा का आयोजन किया जाता है और उस सभा में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव उपस्थित होते हैं नेतृत्वकर्ता के रूप में और सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना जाता है और विद्रोह का निर्णय किया जाता है या निर्णय लिया जाता है विद्रोह शुरू करने का। इसके बाद आता है विद्रोह का उद्देश्य कि आखिर इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, इसके जो मेन उद्देश्य था इसमें दीकुओं को भगाना, यानी जो बाहरी लोगों का यहाँ पे आगमन हो चुका था और वे अपने पैर जमा रहे थे उससे उखाड़ फेंकना और यहाँ से उन्हें भगाना, यानी कि जो बाहरी लोग थे, जो गैर आदिवासी थे या जो अंग्रेज थे, उन्हें यहाँ से बाहर भगाना इनका मेन उद्देश्य था। दूसरा था विदेशी राज को खत्म करना, यानी कि जो यहाँ आदिवासियों का जो राज था उसे हटाकर जो विदेशी राज्य जो लागू हो चुका था उसे यहाँ से खत्म करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही न्याय व धर्म का अपना राज्य, जैसे इन लोगों का पहला स्वतंत्रता पूर्वक जीवन था आदिवासियों का, वो जीवन वो फिर से लाना चाहते थे और अपना धर्म, न्याय और अपना धर्म का राज्य, जिसे कि आबुआ राज्य के नाम से जाना जाता है। आबुआ राज्य जिसका मतलब होता है न्याय व धर्म का अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो ये थे संथाल विद्रोह के मुख्य उद्देश्य। इसके बाद आता है कि विद्रोही नेता जो थे उनका मुख्य केंद्र कहाँ था, बढ़ेत, यानी बढ़ेत से सारे विद्रोही कार्य का संचालन जो है वो किया जाता था। विद्रोही नेता का मुख्य केंद्र जो है इस विद्रोह में बढ़ेत ही था। एक महीने में विद्रोह जो है भागलपुर से वर्धमान के विस्तृत क्षेत्र में फैल गया, यानी इतना व्यापक रूप से विद्रोह शुरू हुआ कि एक ही महीने में ये भागलपुर से लेकर वर्धमान तक पूरी तरह एक विस्तृत क्षेत्र तक ये फैल चुका था। विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर बरो के साथ 10 सैनिक टुकड़ियां भेजी
जाती हैं। अंग्रेजी कंपनी की तरफ से विद्रोह को दबाने के लिए 10 सैनिक टुकड़ियां मेजर गुरो के नेतृत्व में भेजी जाती हैं। वे पूरी तरह से विद्रोह को दबा नहीं पाते हैं, फिर भी इस विद्रोह को बहुत दिनों तक चलने नहीं देते हैं और अंततः वे जो चारों नेतृत्व करता थे वे पकड़े जाते हैं। और इस पकड़े जाने के बाद जो सबसे पहले फांसी दी जाती है किसे, तो ये दी जाती है सिद्धू को, जो 5 दिसंबर 1855 को दिया जाता है। उन्हें फांसी पे लटका, उन पे पहले मुकदमा चलाया जाता है भागलपुर की जेल में और उसके बाद उन्हें फांसी दे दी जाती है 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को। उसके बाद चांद और भैरव जो है बढ़ेत में गोली के शिकार हो जाते हैं, यानी अंग्रेजी सेना के गोली के शिकार हो जाते हैं। कहाँ, बढ़ैत में हो जाते हैं चांद और भैरव। और फिर फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़ा जाता है, यानी कान्हू जो है वो भी फरवरी में पकड़े जाते हैं। और 23 फरवरी 1856 को भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में उन्हें भी फांसी दे दी जाती है। तो सबसे पहले फांसी दी जाती है सिद्धू को और सबसे लास्ट में फांसी दी जाती है कान्हू को 23 फरवरी 1856 को भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में। तो इस तरह से इन चारों का अंत हो जाता है। और फिर इस विद्रोह के दमन का श्रेय जो है वो कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है तथा इसके सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा लेफ्टिनेंट रीड। तो इन सब के द्वारा ये विद्रोह जो है दबा दिया जाता है। अब हम देखेंगे परिणाम, संथाल विद्रोह के परिणाम। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि जहां पे विद्रोह हुआ था उस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यानी नॉन रेगुलेटिंग एरिया। और यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रवेश जो है उसे वर्जित कर दिया गया, सिर्फ यूरोपीय मिशनरियों को छोड़कर, यानी यूरोपीय मिशनरियों को इसकी इजाजत थी उस क्षेत्र में प्रवेश करने की। दूसरा क्या था कि एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर आधारित 1855 के एक्ट 37, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एक्ट 37 के अनुसार दामनिको का नाम बदलकर संथाल परगना जिला बना, यानी कि 1855 के एक्ट 37 किसके अनुसार, एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर जो दामिनी को था उसका नाम बदलकर संथाल परगना एक नया जिला बनाया गया। इसकी सीमाएं जो विस्तृत कर दी गई, क्षेत्र को फैला दिया गया और एक जिला बना संथाल परगना। फिर जो नवगठित जिला बना संथाल परगना, उसके लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई ताकि यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था सही रूप से शासन जो है चलाया जा सके और फिर किसी तरह का उत्पात यहाँ ना हो, इसकी वजह से नया पुलिस कानून लागू किया गया, यूल नियम। भागलपुर के जो कमिश्नर थे जॉर्ज यूल, उन्हीं के देखरेख में नए कानून की व्यवस्था की गई और उसे लागू किया गया 1856 ईस्वी में, जिसे कि यूल नियम के नाम से जाना गया। और इस यूल नियम के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था लागू की गई तथा आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख को पुलिस शक्तियां प्रदान की गई, यानी जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी जिसे अंग्रेजों ने रोक दिया था या बंद करवा दिया था, उस व्यवस्था को फिर से लागू किया गया यूल नियम के तहत। और जो पुलिस की शक्तियां थी वो ग्राम प्रमुख को दी गई और ये जो व्यवस्था थी वो उसका नाम था ग्राम प्रधान व्यवस्था और पुलिस की शक्तियां जो है ग्राम प्रमुख को सौंपी गई। फिर अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस विद्रोह के बारे में जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या है कि कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। कार्ल मार्क्स के द्वारा संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत की प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को किस नाम से पुकारा था, तो ये था भारत की प्रथम जन क्रांति। तो हमें फैक्ट को जानना है, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह पूछे आंसर हम लोग दे सकते हैं। फिर दूसरा फैक्ट था कि मूले ने संथालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। मूले ने संथालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। फिर महिलाओं ने भी इस विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि किस विद्रोह में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो ये था संथाल विद्रोह। और इसमें जो प्रमुख रूप से जिन महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी थी वे थी फूलो और झानो। फूलो और झानो का नाम मुख्य रूप से आता है संथाल विद्रोह में और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आने की पूरी संभावना है। तो
तो फूलो और झानो ये नाम याद रखना है। ये जो थी फूलो और झानो वो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये जो 4 भाई थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनकी ही बहनें थी फूलो और झानो। तो ये जानना बहुत जरूरी है इस विद्रोह में, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर इसका एक और एग्जाम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूल या संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है। तो हूल और संथाल विप्लव दिवस मनाया जाता है 30 जून को। ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। और इसके बाद जब हमारा पूरा विद्रोह का जो एक चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से तो और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हम लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ी है या गलती से भी छूट गई हो, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके नेक्स्ट जो पार्ट जो बचे हुए रह गए हैं, जो विद्रोह बचे हुए रह गए हैं, उनके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।